फ्रेश। इस घर की बेटियां। आपदा का सामना कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम की कड़ी में आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य से जुड़ी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लोगों के बीच मॉक ड्रिल का आयोजन करता है। आयोजन का मकसद एक ओर जहां तैयारियों का जायजा लेना है तो दूसरी ओर लोगों को उन चीजों के प्रति संवेदनशील करना है जिससे जान और माल की कम से कम हानि हो। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में एजेंसियों की तैयारियों को परखना है। मॉक ड्रिल का मकसद लोगों में इन मॉक ड्रिल्स को लेकर कितनी जागरूकता है और राज्य स्तर पर किस स्तर से इस दिशा में काम हो रहा है, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सैयद अता हसनैन साहब हैं, ये सदस्य एनडीएमए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अता हसनैन साहब। हमारे साथ गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से एडिशनल सीईओ विक्टर मैकमोर जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से चंबा जिले से डिप्टी कमिश्नर डीसी राणा जुड़ गए हैं। ये आप एक्स डायरेक्टर स्पेशल सेक्रेटरी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राणा साहब। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले अता हसनैन साहब आपके पास आना चाहूंगी। मौजूदा दौर में आपदा प्रबंधन, उसकी तैयारियां, मॉक ड्रिल्स पे तो हम बात करेंगे, लेकिन भारत में इस आपदा प्रबंधन और उनकी तैयारियों को लेकर हम कब से सचेत हुए हैं, उस सफर के बारे में शुरुआत में हम जानना चाहेंगे। और अब हम कहां आज आप पाते हैं भारत को इस प्रक्रिया में? बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। और मैं आपकी तवज्जो ले जाता हूं 1876 पे, जब भारत के अंदर पहला सूखा रिकॉग्नाइज किया गया था, फैमिन हुई थी और उससे काफी तहलका मचा था। और तब से एक आप समझिए एक ऑफिशियल तौर पे उसका जायजा लिया गया था और डिजास्टर मैनेजमेंट, फैमिन को डिजास्टर मैनेजमेंट को, सूखा जो है उसको डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर शामिल करके एक अथॉरिटी बनाई थी उस वक्त। वो मेरे ख्याल में सबसे पहले ऑफिशियल जो डिस्कोर्स था डिजास्टर मैनेजमेंट का, मगर कोई प्रोफेशनलाइज तरीका नहीं था। और आप समझिए कि 1947 में जब बंटवारा हुआ, जब स्वतंत्रता मिली भारत को, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना, उसके अंदर ये शामिल नहीं हुआ कि किसकी जवाबदारी होगी, सेंटर की जवाबदारी होगी कि राज्य की जवाबदारी होगी आपदा का सामना करना। तो आप समझिए कि ये एक वेगनेस के अंदर रह गया और कंकरेंट लिस्ट पे आ गया। ये तकरीबन 90, 97, 98 के वक्त तक ये चलता रहा। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे आपदा का सामना जो था, आपदा की जवाबदारी थी वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे थी, क्योंकि ज्यादातर इसको एग्रीकल्चर के साथ ही माना जाता था। मगर 97, 98 के बाद उसको देखा गया कि हमारा इसकी तरफ सिर्फ रिएक्शन जो है या इसका मैनेजमेंट जो है एक सिर्फ रिस्पॉन्स के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर हो रहा है, जिससे कि इतनी कैजुअलिटीज होती हैं आपदा की वजह से। इसको कम करना चाहिए, इसका सामना करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में 2001 में जब वो भुज का भूकंप आया था, वहां से शुरुआत हुई, वहां से ट्रिगर हुई और 2005 में जाकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट दिसंबर 2005 में एनैक्ट किया गया। मेरे ख्याल में आखिरी ट्रिगर इसके लिए जो था वो 2004 की सुनामी थी और उससे जो है जवाबदारी बढ़ गई, अच्छी तरह से बढ़ गई कि कंकरेंट लिस्ट पे तब भी रहा, मगर एक इंस्टीट्यूशनल तौर पे हम आपदा का सामना करने लगे, शुरू कर दिया हमने और तैयारी शुरू करी, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, यानी कि अगर किसी हालत में आपदा आती है तो कैसे उसका जो असर है उसको कैसे कम से कम किया जाए। बिल्कुल अता हसनैन साहब, उस असर को जी प्रॉपर्टी उस असर को कम करने के लिए जो तैयारियां हैं, हालांकि हम ये माने कि प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो असली एक तरह से मुकाबला उन तैयारियों का तभी होता है। लेकिन विक्टर मैकमोहन साहब, हमने देखा जिस तरह से 2001 का भुज का भूकंप था,
उसने एक बार फिर हमको सचेत भी करा और समाज में वो तैयारी हम पहले से करके रहे, यानी कि लोगों को तैयार रखें कि उनका किस तरह का रिस्पॉन्स होना चाहिए जब इस तरह की कोई आपदा हो, उन्हें क्या करना है। तो ये जो मॉक ड्रिल्स हैं उसकी अहमियत की बात करेंगे, मॉक एक्सरसाइजेज हैं, इसकी अहमियत कितनी है? देखिए, ये जब भूकंप आया उसके बाद से जब एनडीए में और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट भी बना और काफी कुछ नियमावली बनी, एक्ट बने, पर भारतीय जो उपमहाद्वीप है उनमें सबसे अधिक आपदाग्रस्त जो क्षेत्रों में से एक भारत है, क्योंकि इसकी 82% आबादी है वो प्राकृतिक आपदा से संपर्क में है। जी। ऐसा यूं है क्योंकि भारत की 85% और 85% जमीन विस्तार वो एक या दूसरी आपदा से वल्नरेबल है। 59% और 59% भूकंप से वल्नरेबल है। 68% भारत की समुद्र तट साइक्लोन और सुनामी से वल्नरेबल है। 12% जमीन है वो रिवर इरोजन और इससे वल्नरेबल है। तो इसी तरह इसके अतिरिक्त अगर पर्वतीय क्षेत्र देखे जाए तो वहां पे भी ये लैंडस्लाइड, मडस्लाइड और एवलेंच होते रहते हैं। इसके अलावा भी आपदा न केवल एक भयानक मानवीय और सामाजिक हानि कर। जी, हमारे साथ हिमाचल से चंबा जिले से डिप्टी कमिश्नर जुड़े हुए हैं, डीसी राणा। राणा साहब, असल में इन मॉक एक्सरसाइजेस का मकसद होता क्या है? जनता में किस संदेश को आप देना चाहते हैं? क्या ऐसा भी लगता है कई बार मॉक एक्सरसाइजेस एक डर भी पैदा करती हैं? क्या ये रहा है? मॉक एक्सरसाइजेस जो हैं किसी भी आपदा की या किसी भी स्थिति को निपटने के लिए पूर्व तैयारी का एक बहुत ही बेहतर तरीका है। और हम एनडीएमए के साथ लगभग वर्ष 2006 से जो है मॉक ड्रिल्स कर रहे हैं। और वो मॉक ड्रिल्स जो है अलग अलग स्तर पे हो रही हैं, वो राज्य स्तर पे भी हो रही है जिसमें पूरा स्टेट इन्वॉल्व है, रीजनल स्तर पे भी हो रही है। जैसे वर्ष 2012 में एनडीएमए ने हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जेएंडके के साथ मिलकर एक सिनेरियो एक्सरसाइज की थी कि अगर 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है तो क्या सिनेरियो होगा और हमारी तैयारी क्या है, हमारा रिस्पॉन्स क्या है। हम स्कूलों में मॉक ड्रिल कर रहे हैं जिसमें बच्चे, अगर कुछ स्कूल में कोई आगजनी की घटना होती है या कोई वहां पे भूकंप की घटना होती है तो उनका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए। सो मॉक ड्रिल बेसिकली एक प्रैक्टिस है, इंटरनलाइजेशन प्रोसेस है कि आप किस तरह से सही रिस्पॉन्स करेंगे और किस तरह से अलग अलग एजेंसीज अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति जागरूक हों। और जागरूकता के साथ जो है, जो हमने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बनाए हैं उन प्लान्स की टेस्टिंग होती है। और अगर मॉक ड्रिल के टाइम हमें कुछ लगता है कि हमारे प्लान में कुछ कमी है तो हम उस प्लान को रिवाइज करते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाईलाइट होती हैं। और एक क्योंकि आपदा में बहुत सारी एजेंसीज काम करती हैं तो उन एजेंसी का आपस में तालमेल जो है वो बेहतर होता है और हमें अपने गैप्स का पता लगता है। और लोगों में ठीक है इनिशियली रिएक्शन डर का हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली मॉक एक्सरसाइजेज जो हैं वो पब्लिक अवेयरनेस जनरेट करती हैं। लोगों को ये समझ आता है कि हमारे एरिया में ये हो सकता है और हमारा क्या रोल होना चाहिए, हमारी एजेंसीज कितनी इक्विप हैं और उनमें क्या कमी है। सो मॉक एक्सरसाइजेज, जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं तो ड्राइविंग एक तो होगी थ्योरेटिकल, जब तक आप बार बार ड्राइविंग नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं हो सकते। उसी तरह से रिस्पॉन्स के लिए भी किसी भी अलग अलग तरह की आपदाएं हैं उनका अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। सो अगर आप बार बार उसकी ड्रिल करते हो, उसकी एक्सरसाइज करते हो तो आप उसमें परफेक्शन अचीव करते हो। राणा साहब, इन मॉक एक्सरसाइजेस को खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में और तमाम जिलों में करना कितना मुश्किल भी होता है लोगों में, क्योंकि वो जो पूरा टोपोग्राफी है उसको देखते हुए? मुश्किल तो बेशक होता है, लेकिन हमने ओवर द इयर्स ये सीखा है कि पहले तो मॉक एक्सरसाइजेस को बड़े हल्के से लिया जाता था, बड़े लाइटली लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हर साल हम स्टेट वाइड मॉक एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें काफी सीरियसनेस आई है। ये जरूर है कि हम उतने लार्ज स्केल में नहीं कर पाते जितनी की आवश्यकता है और हम इसको जिला स्तर पे और उपमंडल स्तर तक ले जाते हैं। लेकिन हम जैसे 4 अप्रैल कांगड़ा भूकंप की एनिवर्सरी है जब हिमाचल में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी 1905 में, और उस त्रासदी को लोग ना भूलें इस करके हम स्कूलों में शेक आउट ड्रिल करते हैं हर साल।
और उस शेकआउट ड्रिल में एक पर्टिकुलर टाइम में स्कूल में बेल बजती है और बच्चे ड्रॉप कवर एंड होल्ड प्रैक्टिस करते हैं। और ड्रॉप कवर एंड होल्ड एक मेजर है अपने आप को भूकंप से बचाने का, और उसके बाद वो बड़े ऑर्डरली तरीके से एक डिफाइंड रूट से एक डिफाइंड डेजिग्नेटेड लोकेशन पे पहुंचते हैं। सो कल को मान लिया एक्चुअल कभी भूकंप आया तो बच्चों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने क्या करना है और उन्होंने कहाँ पहुंचना है, कौन सी सुरक्षित जगह उनके स्कूल में है। सो मॉक एक्सरसाइजेस हम बड़े स्कूली स्तर पे भी कर रहे हैं, उपमंडल स्तर पे भी कर रहे हैं, जिला स्तर पे भी कर रहे हैं और राज्य स्तर पे भी कर रहे हैं। चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे लगता है इससे बेहतर तैयारी का तरीका नहीं है। अतः स्नेहन साहब, हमने देखा किस तरह से मेट्रो स्टेशन पर खासकर दिल्ली में तमाम मॉक ड्रिल्स हुई हैं, लोगों को सचेत किया गया है कि कभी भूकंप या कोई इस तरह की कोई आपदा हो तो आप कैसे अपने आप को बचाएंगे, अपने साथियों को बचाएंगे। लेकिन किसी भी मॉक ड्रिल को अंजाम देने के लिए तमाम एजेंसियों के साथ एक सामंजस्य की जरूरत होती होगी। तो स्टेट लेवल पर किस तरह की आपको चुनौतियां रहती हैं, क्या सामने आती हैं परेशानियां, और वो क्या एजेंसियां हैं जो एक साथ मिलकर इसको पूरा करती हैं, मॉक ड्रिल्स और मॉक एक्सरसाइजेस को? देखिए, ऐसा है कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो आपदा के मैनेजमेंट का है वो 3 टियर का है। एक तो नेशनल लेवल पे, जैसे आपने देखा कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है जो ट्रेनिंग कर देता है इस तरह से। मगर अगर आप देखें तो उसके बाद स्टेट लेवल पे है, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। और अगर हम पूरे 750 डिस्ट्रिक्ट्स पर छोड़ दें और 36 राज्यों पर छोड़ दें तो हर स्टेट, हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपना सिस्टम बनाएंगे, एक अपना ही मॉक ड्रिल, मॉक एक्सरसाइज का सिस्टम बनाएंगे। तो इसको पूरा करने के लिए, ये प्रॉब्लम करने के लिए एक कॉमनैलिटी बनाई है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम उसको कहते हैं, जो एक एसओपी के तौर पे, एक ड्रिल के तौर पे कोई भी हैजर्ड हो, किसी भी तरीके की आपदा हो, उसके लिए कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो तकरीबन इसका एक मेथोडोलॉजी बनाई गई है। और हर स्टेट को कहा गया है कि इसको आप नोटिफाई करिए और इसको आप अपनाइए और अपने स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप इसकी ट्रेनिंग करते रहिए। एनडीएमए की जवाबदारी होती है कि साल के शुरू में हम इसका एक कैलेंडर बनाते हैं और उसके बाद इसकी ट्रेनिंग हम पहले ऊंचे लेवल पे लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जैसी जगह है मसूरी, वहां पर कराते हैं। उसके बाद एनआईडीएम में कराते हैं जहां पर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स होता है। उसके बाद हम मॉक एक्सरसाइजेस और मॉक ड्रिल्स को राज्य में प्रैक्टिकल तौर पर करते हैं। ये भी एक बड़ा सिस्टमैटिक सिस्टम होता है जिसके लिए शुरुआत जाकर पहले थियोरेटिकल चीजें होती हैं, एक टेबल टॉप एक्सरसाइज होती है, उसके ऊपर पहले ये सब जो है इसको प्रैक्टिस किया जाता है एक थियोरेटिकल तौर पर, और उसके अगले दिन जाकर इसकी एक मॉक एक्सरसाइज होती है प्रैक्टिकल तरीके से, ताकि एक जगह से इसको डायरेक्ट करके पूरे राज्य में सब डिस्ट्रिक्ट्स इसको अपनाती हैं और अपने अपने जगह पर जो चुना हुआ आपका आपदा है, जैसे भूकंप हो सकता है या फ्लड हो सकता है, उसके ऊपर वो प्रैक्टिस करते हैं। तो इसकी वजह से एक कोऑर्डिनेटेड तरीका हो जाता है और हर मिनिस्ट्री जो हर किस्म के आपदा के लिए एक मिनिस्ट्री जो है वो नियुक्त की गई है। जैसे कि आप समझिए कि फ्लड्स के लिए या आप समझिए भूकंप के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, वो उसको देखती है। सूखा अगर हो गया तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देखती है। और अगर फ्लड्स के बारे में बात करना है, सैलाब के बारे में बात करना है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज वो उसको देखती है। तो हर अलग अलग मिनिस्ट्री की ये जवाबदारियां बनी है जिनके अपने डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बने। एक पूरा देश का, पूरे मुल्क का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 का बना गया है, जो एक गाइडलाइन के तौर पे सब पूरी स्टेट्स को एक दिशा देता है। तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट किया हुआ है। मैक्रो साहब, किस तरह से राज्य और खासकर अगर गुजरात की बात करें तो वो क्या मानक है जिन पर आप तय करते हैं कि फला इलाके में मॉक ड्रिल्स होनी है, और साल में कितनी मॉक ड्रिल्स इस तरह की आयोजित की जाती हैं, मॉक एक्सरसाइजेस स्कूल्स और सामुदायिक एक तरह से कह सकते हैं स्थानों पर? देखिए, ऐसा है कि गुजरात में हर जिले में हमने स्टेट लेवल पे गांधीनगर में, कैपिटल में, यहाँ पे हमारा गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बैठती है और यहाँ से हमारे हर एक जिले में
33 जिले हैं, उसके अंदर हमने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स वहां पे रखे हुए हैं और उनको तैनात करके और उनको हर एक साल का टारगेट दिया जाता है कि ये करीब लोग पूरे साल में करीब 20 से 25 मॉक ड्रिल करेंगे और हर एक अलग अलग विषय पर करेंगे, जैसे कि हुआ भूकंप हुआ, फ्लड हुआ, साइक्लोन हुआ, हीट वेव हुआ और या कोई और फ्लैश फ्लड हो गया या कोल्ड वेव आ गया। तो इस तरह से हर एक की चीज में इसको हमने डीपीओ के द्वारा ये करते हैं। इसके अलावा अगर जो मेगा ड्रिल होती है हमारी, खास करके एनडीएमए के सहाय में होती है, वो करीब साल में एक बार हो जाती है और उसमें हम कोई भी एक चुन लेते हैं इसमें से कोई भी आपदा। जैसे कि पिछले साल हमने इसमें रासायनिक आपदा के रेफरेंस में हमने एनडीएमए के साथ काम किया था और गुजरात में भूकंप के अलावा रासायन का बड़ा उद्योग यहाँ पे है। तो हमने करीब जामनगर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और वलसाड और भरूच, इस तरह से 6 जिलों का एक साथ हमने इसका एक्सरसाइज जो मॉक एक्सरसाइज किया था, उसमें सबसे पहले इनके साथ हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, जहां पे एनडीएमए के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीएसडीएमए के सीईओ, एसीईओ और बाकी जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो सब लोग सेक्रेटरी वगैरह रहते हैं और उनको कलेक्टर के साथ और बाकी डीपीओ और मामलतदार और जो भी लाइन फंक्शनरीज है डिस्ट्रिक्ट में, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा होती है। ये चर्चा होने के बाद एक तय हो जाता है कि अगर ये इस प्रकार का आपदा आएगा तो आप कैसे इसको झेलेंगे, उसका आप मनोमंथन करें और उसके पर विचार विमर्श होता है। वो विचार विमर्श के बाद ये तय हो जाता है कि 15 दिनों के बाद आप अपना एक प्लान बनाएंगे और वो प्लान के बाद प्लान को टेबल टॉप एक्सरसाइज कहते हैं। वो टेबल टॉप एक्सरसाइज में ये प्लान को ये फिर से यही इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम होता है, उसके तहत इंसिडेंट रिस्पांस टीम जो होती है जिलों की, वो हमें इत्तला करती है कि हमने इस तरह से प्लान बनाया है। और ये प्लान बनाने के बाद वो आखिरी करने के बाद हर एक जगह पे एनडीएमए के टीम के सदस्य वहां पे जाते हैं 5-6 जिलों में अलग अलग से, और यहाँ से कैपिटल से जो हम लोग यहाँ पे बैठते हैं इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम एट द स्टेट, वो फिर इनके साथ मॉक ड्रिल का पूरा मुआयना करती है और मॉक ड्रिल एग्जैक्टली दूसरे दिन चालू होता है। और वो मॉक एक्सरसाइज हमने बताया होता है कि इस फला फला टाइम पे ये चालू होगा और उसके हिसाब से जब चालू करते हैं तब पूरी मॉक एक्सरसाइज एक साथ 6 जिलों में चालू हो जाती है। रासायनिक एक्सरसाइज में हमने ये किया था कि उनको बताया गया था कि अगर भूकंप आएगा तो जितने औद्योगिक एकम हैं उनमें क्या असर पड़ेगा। तो कहीं टैंकर फिसल जाना आने में, कहीं ब्यूटाडाइन या हाइड्रोजन सल्फाइड है वो कहीं उसका स्पिल हो जाना, इस तरह से अलग अलग जो इकाई है और एकम है औद्योगिक एकम, उनमें से जितने स्पिल है वो स्पिल होने के बाद जिला एकम को क्या करना है, जिले को क्या करना है। तो जिला कलेक्टर उसके साथ हॉस्पिटल्स वहां पे जाना, वो एकम पे जाना, औद्योगिक एकम पे जाना, वहां पे जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स के सदस्य हैं वो भी वहां पे रहेंगे और इसके पर प्रबंधन करेंगे। और उस प्रबंधन के बाद जितने भी आदमी हैं या जो भी पब्लिक है जिसको इसका असर हुआ है, उसको तुरंत ये अस्पताल ले जाते हैं। और वहां पे अस्पताल ले जाने के साथ साथ वहां पे मॉक ड्रिल में ये भी होता है कि ट्रांसपोर्ट का भी प्रबंधन करना पड़ता है और अस्पताल में फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह होते हैं, उसके साथ भी ये करना पड़ता है। हॉस्पिटल की सर्च कैपेसिटी क्या होती है उसके बारे में भी ये देखा जाता है। तो इस तरह से पूरी मॉक ड्रिल का तैयार करना आता है। ये करने के बाद जब मॉक ड्रिल खत्म होती है और उसको बंद किया जाता है, उसके बाद ये मुआयना करते हैं, हम फिर से चर्चा करते हैं कि आज के मॉक ड्रिल में अगर हुआ तो हमारी क्या खामियां रह गई और हमारी क्या खूबियां आई। तो किस तरह से बहुत अच्छा काम हुआ, अगर ये, क्योंकि ये आभासी सामूहिक अभ्यास है, तो सामूहिक अभ्यास जब होता है तब उसमें कुछ अच्छी खामियां भी निकल के आती है और कुछ अच्छाइयां भी निकल के आती है। तो जिस तरह से कोऑर्डिनेटेड जो अप्रोच होता है लोगों का जिले स्तर पे काम करने का और स्टेट लेवल से और स्टेट लेवल और जिला स्तर के दोनों के लेवल पे काम करने का, वो पूरी चीजें बाहर निकल के आती है। और जितनी जो खामियां निकल के आती है वो खामियां के ऊपर फिर बाकी अगेन इमरजेंसी एक्शन प्लान फिर से बनाया जाता है, ताकि अगर भविष्य में ऐसी कोई आपदा आए तो इस तरह से फिर से ये इसका
फिर से ये पुनरावर्तन ना हो कि ये फिर से खामी हो जाए और फिर से हम आपदा के प्रबंधन में पीछे पड़ जाए। तो इस तरह से पूरी एक बहुत बड़ी सामूहिक अभ्यास होता है और जिसपे तमाम एजेंसियों, जिला स्तर की एजेंसियां, लोकल बॉडीज और एनजीओज और बाकी हॉस्पिटल स्टाफ, पुलिस और सब तरह की एजेंसियां वहां पे इकट्ठी होती है और एक साथ अच्छे से काम करती है और एक संतुलन रहता है काम करने में, और ताकि उसमें पता चलता है कि कोई पब्लिक को इससे कोई भी प्रश्न ना हो और लोगों को, मीडिया को भी ये बताया जाता है कि इस तरह के जब होगा तो सायरन वगैरह बजेगी, एक अलग प्रकार की सायरन बजती है जिससे लोगों को पता चले कि यह सायरन बजने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ आपदा हुई है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल का कोई स्पिलेज हुआ है या कुछ भी, या कोई जैसे कि हमने भोपाल में गैस ट्रेजेडी देखी थी, ऐसा कुछ हुआ है। हाल ही में जो आंध्र प्रदेश में भी हुआ था महको साहब, उसमें भी ये दिखाई दिया था कि सायरन बजने के बाद जिस तरह से, जो कि एकदम तड़के हुआ था, 3 से 4 बजे के समय ये हुआ है, लेकिन उसमें भी जान का नुकसान नहीं हुआ था क्योंकि सायरन जब बजा तो लोगों को ये एहसास हो गया कि आसपास की कहीं कोई बड़ी घटना हुई है। अतः स्नेहन साहब, जिस तरह से महकमा साहब ने कहा कि तमाम एजेंसियों का, लोकल एजेंसीज जो होती हैं, डिस्ट्रिक्ट की जो बॉडीज हैं, सबके साथ एक सामंजस्य होता है, तो एनडीएमए क्योंकि इन तमाम मॉक एक्सरसाइजेस को कोऑर्डिनेट करता है, आपको क्या लगता है अभी कहां वो खामियां जो दूर की जानी बाकी हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सुनने वालों को, देखने वालों को ये बता दूं कि खासतौर पे ये साल है, इस साल में हमें बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज, मॉक एक्सरसाइज जो हम करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आपको विक्टर साहब ने अभी बताया कि इसका एक प्रोसीजर होता है, पहले जो है इसकी ब्रीफिंग होती है, फिर टेबल टॉप, इसका प्लान बनता है, टेबल टॉप एक्सरसाइज बनती है, टेबल टॉप एक्सरसाइज जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है थियोरेटिकल तौर पे, उसके बाद मॉक एक्सरसाइज, मॉक ड्रिल जो है वो ग्राउंड के ऊपर करी जाती है। मगर अभी ये जो कोविड के वजह से, कोविड के थ्रेट की वजह से ये खासतौर पे इसका एक मेजर प्रॉब्लम हो रहा है। तो आजकल एनडीएमए जो है ज्यादातर राज्यों के साथ और पूरी डिस्ट्रिक्ट्स के साथ, पूरे जिलों के साथ हम उनके साथ एक कैलेंडर बनाकर और सिर्फ टेबल टॉप एक्सरसाइज को अपना रहे हैं, उसी को हम कर रहे हैं। साथ में हम इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम जो आईआरएस है और जो इंसिडेंट रिस्पांस टीम्स जो बनी हुई हैं, उनका एक, आप समझिए, ऑनलाइन मुआयना करते हैं, ऑनलाइन हम एक रिवीजन करते हैं उनके लिए। 1-2 घंटे का की एक एक्सरसाइज चलाकर हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं जो इसके बारे में उनको समझाते हैं, उसकी कॉमनैलिटी समझाते हैं कि क्या ड्रिल्स पूरे देश में की जा रही हैं और क्या किस तरीके की ड्रिल्स जो है उनको राज्यों में और जिलों में अपनानी चाहिए। मगर अब हाल में शायद ये मॉक एक्सरसाइजेस दोबारा शुरू हो जाएंगी। ये बेशक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि सब एजेंसीज को, विक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा आपको कि इसके अंदर बहुत बेशुमार एजेंसीज शामिल होती हैं। अगर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा आपदा चुना है, कौन सा ऐसा हैजर्ड है जो चुना है, अगर क्या भूकंप है, कि सैलाब है, कि आग लगने का है, या रसायन जैसी चीज है, जैसे केमिकल डिजास्टर होते हैं, इस तरह के, इनके लिए अलग अलग वो होंगे। मगर हम ज्यादातर एजेंसीज को मिलाकर लाते हैं जो अर्ली वार्निंग देती है। खासतौर पर इसमें एक अर्ली वार्निंग सिस्टम देने का बहुत तरीका होता है। जैसे आपकी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, साइक्लोन का वही देते हैं, सबसे ज्यादा अर्ली वार्निंग देते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन है, वो फ्लड्स के बारे में वो देते हैं अर्ली वार्निंग। हसनैन साहब, राणा साहब से ये भी जानते जी, हसनैन साहब, राणा साहब से जरा ये भी जानते हैं, राणा साहब, जब मॉक ड्रिल्स, मॉक एक्सरसाइजेस होती हैं, तब आप एक समीक्षा करते हैं रिस्पांस पूरी मैकेनिज्म का। ऐसे में हमने भुज के दौरान ये भी देखा था कि बचाव कार्य में जो मुश्किलें आ रही थी वो उन संसाधनों, उन मशीनों की भी थी, जिसकी शायद जानकारी, कमी, दोनों ही चीजें भारत में उस दौर में थी। आज जिसको हम मानते हैं कि एक पूरी संस्था बना देने के बाद से शायद वो नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्योंकि मॉक ड्रिल्स, मॉक एक्सरसाइजेस हुई हैं, तो क्या उन कमियों को दूर कर लिया गया है अब? हिमाचल में जो जब भी हमने मॉक एक्सरसाइज की है, हमने एक बड़ा डिटेल्ड जो है उसको डॉक्यूमेंट किया है, और उस डॉक्यूमेंटेशन में हमने ये भी देखा कि क्या चीजें थी जो सही थी, क्या चीजें जिसमें इश्यूज थे, और हमारे क्या ऐसे एरियाज हैं जिसमें गैप्स है जी। तो हमने एक चीज जो पाई, वो कम्युनिकेशन, एक जैसे एक इशू था जो हमें बड़ा उभर के सामने आया, क्योंकि हिल्स में
कम्युनिकेशन एक मेजर इशू है। तो हमने उस कम्युनिकेशन के गैप को फिल करने के लिए लगातार काम किया, और आज की डेट में हमने बहुत सारे सैटेलाइट फोन जो हैं वो स्टेट में ऐड किए हैं, जो स्टेट के डिफरेंट कॉर्नर्स पे हमने उपलब्ध करवाए हैं। सैटेलाइट फोन किसी भी समय जो है वो उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा ये सैटेलाइट फोन हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं, उसी तरह से सैटेलाइट फोन हमने पुलिस नेटवर्क में भी ऐड किए हैं। इसके अलावा जब कभी भी आपदा होगी तो हमें रियल सिचुएशन जानने के लिए ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन नेटवर्क की आवश्यकता रहेगी। तो उस नेटवर्क को फिल करने के लिए हमने एक पुलिस नेटवर्क में 75 के करीब जो है वो वीसैट ऐड किए हैं। वो वीसैट जो है एक पुलिस मॉडर्नाइजेशन की स्कीम के अंतर्गत हमने ऐड किए हैं, बट वो अवेलेबल रहेंगे आपदा प्रबंधन के लिए भी, ताकि किसी भी सूरत में जी राणा साहब रहेगा। और हम ऑडियो वीडियो जो कम्युनिकेशन है वो हर स्तर पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड नेशनल लेवल पे कम्युनिकेट कर पाएंगे। विक्टर साहब अंत में बहुत संक्षेप में आपसे चाहूंगी, समय कम है। हमने कितना एक तरह से वॉलेंटियर एक तरह से बनाने में हम कामयाब रहे हैं इतने लंबे समय में, मॉक ड्रिल्स और मॉक एक्सरसाइज करके? क्योंकि इस तरह की आपदाओं में सबसे ज्यादा होता है जन भागीदारी, लोगों को बचाने के लिए भी एनडीआरएफ की अपनी फोर्स है, लेकिन उसके बावजूद भी देखो ये आपने एक बड़ा बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है, ये मैं कहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा देखो सरकार का जो भी है भाग और सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और कर्मी हैं वो हर एक जगह पे एक सीमित होते हैं। तो ऐसी आपदा जब आती है तब लोग ये सोचते हैं कि भाई ये सब सरकार का करने का है और उनका तो कोई उसमें भागीदारी होती नहीं है। पर ये धीरे धीरे लोगों के समझ में डाला गया है और इसके लिए एनडीएमए द्वारा एक आपदा मित्र की एक स्कीम चालू कर दी गई थी। और ये आपदा मित्र की स्कीम चालू करने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे भरूच जिले में इसको आजमाया था और उसको चालू किया था। और उसके बाद आज हमने ये राज्य सरकार द्वारा, गुजरात सरकार द्वारा ये स्कीम को हमने अपने तौर पे ले लिया है राज्य सरकार के तौर पे। और उसमें आज हमारे पास 3000 से ज्यादा आपदा कर्मी हैं जो खुद अपने बल पे आते हैं। उनको हम 15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं एसडीआरएफ के द्वारा, और ये ट्रेनिंग में उनको खास करके तैरना और गहरे जल में अगर कोई गिर जाता है तो उसको कैसे बाहर निकालना, फर्स्ट एड कैसे देना, और बाकी ये पूरी सब एक्सरसाइज है। ये मोबाइल का किस तरह से उपयोग करना, और ये सब बाकी ये सब चीजें उनको बताई जाती है। और जब भी आपदा आती है तो हर एक जिले में जितने जो आपदा मित्र हैं वो कलेक्टर के साथ सीधा संपर्क में आ जाते हैं और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो जिला स्तर पे होता है उनके साथ वो लोग सहयोग से काम करते हैं। और ये लोग इतना जरूर कह सकते हैं क्योंकि वो लोग वही जिले में रहते हैं, तो उनको खास करके मालूम होता है कि कहाँ इसका प्रयोग कहाँ से कर दिया जाएगा, कहाँ से हमें बाकी चीजें मिल जाएगी। तो उनको ये सब पूछना नहीं पड़ता और 15 दिन की एकदम डिटेल ट्रेनिंग इनको दी जाती है। तो उनके पास नंबर वगैरह रहते हैं। बिल्कुल विक्टर साहब, इसे कह सकते हैं ये हमारी ये आपदा कर्मी, आपदा मित्र, ये पूंजी है उस पूरी एक्सरसाइज की जो इतने सालों से भारत में एनडीएमए और एसडीएमए तमाम राज्यों में कर रहे हैं। कि ये वो लोग हैं जब कोई आपदा होगी तो हमें किसी सरकारी किसी तंत्र से ज्यादा उन वॉलेंटियर्स की जरूरत होती है, समाज से लोगों की जरूरत होती है जो खुद आगे आके लोगों को बचाने और खुद को बचाने और लोगों को बचाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों ही मेहमानों का, सैयद अता हसनैन साहब आपका भी, विक्टर मैको आपका, और डीसी राणा साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इन बातों को सबके सामने रखने के लिए कि किस तरह से आपदा प्रबंधन के दौरान जो ये मॉक ड्रिल्स और मॉक एक्सरसाइज होती हैं ये कितनी अहम होती हैं और कितना जरूरी होता है इसमें जन भागीदारी का भी। तो आपदा का सामना के आज के अंक में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मन की बात वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी 52 पन्ने से रेतवार मन की बात प्रोग्राम 29 नवंबर सुबह 1 बजे पन ख्याल।
अमे पत यी मन की बात प्रोग्राम तर्जमा इलाकई जबानन मज आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सार्वी स्टेशनों पर नशर करना। मन की बात प्रोग्राम इलाकई जबानन मज तर्जम यी दोबारा रात 8 बजे आकाशवाणी तो दूरदर्शन के सार्वी स्टेशनों पर नशर